एमएमआरसी कॉन्ट्रैक्ट की आई बड़ी अपडेट। 114 फाइटर जेट की डील में हुआ फेरबदल। चीन ने भी उगला भारत के खिलाफ जहर। दोस्तों, किसी भी देश की ताकत तब होती है जब उसके देश की सेना मजबूत हो, और सिर्फ सेना ही मजबूत नहीं हो बल्कि उसका डिफेंस क्षेत्र काफी ज्यादा मजबूत हो। वो किस तरीके से दुश्मन के ऊपर वार करता है, उस तरीके से भी उस देश की मजबूती झलकती है, और उसके देश में दुश्मन से बचने के लिए किस किस तरीके के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, उस चीज से भी उस देश की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, और वो अपने आप को कितना ज्यादा मजबूत करना चाहता है। अगर इसका अंदाजा लगाना होता है तो आप उस देश के हर साल निकाले गए रक्षा बजट को देख सकते हैं। इस चीज से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस देश को अपनी सुरक्षा का कितना ज्यादा ध्यान रहता है। इसी को देखते हुए यहाँ पर भारत ने भी अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया हुआ था, जिसमें भारत विदेशी कंपनियों से 114 फाइटर जेट खरीदने वाला था। लेकिन इसको लेकर काफी ज्यादा डिले हो गया। लेकिन अब भारत सरकार द्वारा फैसला कर लिया गया है, और भारत ने इस कॉन्ट्रैक्ट में अपनी तरफ से कुछ टर्म्स और कंडीशन को भी ऐड किया है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपको ये बात पता होगा कि यहाँ पर भारत इंडियन फोर्स के लिए एमएमआरसी कॉन्ट्रैक्ट 2.0 के तहत 114 विमान खरीदने वाला है, और जिस तरीके से इसको लेकर देरी हो रही है, इसके बीच में काफी तेजी से इसको लेकर मार्केट में अफवाह भी उड़ रहा है, जिसमें कई तरीके की चीजें बताई जा रही है जो कि पूरी तरीके से गलत है। अभी हाल ही में एएनआई की तरफ से ये बात की पुष्टि कर दी गई है कि जो भी खबर अभी तक इस डील को लेकर आ रही थी, ये डील पूरी तरीके से सुरक्षित है। हमें यह भी सुनने को मिला था कि भारत ने पैसे की कमी की वजह से इस डील को रद्द कर दिया है, लेकिन इस बात की पुष्टि एएनआई ने कर दी है कि ये खबर पूरी तरीके से अफवाह है और कुछ नहीं। तो चलिए जानते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सभी डिटेल को, और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत इन फाइटर जेट को खरीदने में देरी क्यों कर रहा है। दोस्तों, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 114 फाइटर जेट बेचना किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और कोई भी कंपनी इस डील को हाथ से जाने नहीं देना चाहेगी, और इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा पैसा भी लगेगा। और जब उस कंपनी में एक साथ 20 से 25 बिलियन डॉलर आएगा तो कंपनी की एक न्यू वैल्यू ही बन जाएगी। लेकिन भारत इसको लेकर कुछ साफ साफ नहीं बोल रहा था। इसी को देखते हुए कंपनियों की तरफ से भारत को ऑफर आने लगे थे, जहाँ पर फाइटर जेट की कंपनियां खुद भारत से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और बोल रहे थे कि भारत ये कॉन्ट्रैक्ट हमको दे दे। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर भारत बहुत सोची समझी डील करने वाला है। यहाँ पर भारत सिर्फ उन कंपनियों को ही फायदा नहीं देगा जो कि भारत से इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करेंगे, बल्कि भारत यहाँ पर खुद भी फायदा उठाने के चक्कर में है। इसलिए भारत यहाँ पर थोड़ा सोच समझ रहा था, और भारत को अब समझ में आ गया है कि भारत को इस 114 फाइटर जेट को कैसे खरीदना है। इसको लेकर भारत सरकार और एयरफोर्स ने यह फैसला किया है कि 114 फाइटर जेट में से 96 विमान मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। इसको लेकर ये बात तो साफ हो गई है, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो भी लेगा उस देश की कंपनी अपने देश में सिर्फ 18 फाइटर जेट बना सकती है, और बाकी के फाइटर जेट उन्हें भारत की कंपनी के साथ मिलकर भारत में ही बनाने होंगे। इसको लेकर भारत ने एक और फैसला किया है, जिसमें भारत सरकार 18 फाइटर जेट जो कि जिस कंपनी को टेंडर दिया जाएगा वो कंपनी अपने देश में बना सकती है। और इसके अलावा भारत के अंदर जो 96 फाइटर जेट बनेंगे, उसमें से पहली 36 फाइटर जेट का जो पैसा होगा वो भारत सरकार डॉलर या यूरो में देगी, लेकिन बाकी के बचे हुए 60 फाइटर जेट का पैसा भारत इंडिया की करेंसी या रुपए में देगा। और इसको लेकर भारत सरकार द्वारा ये बात साफ साफ बता दी गई है कि यहाँ पर जो भी कंपनी इस टेंडर को लेगी उसको टेक्नोलॉजी शेयर भी करनी होगी। इसके अलावा भारत बाकी के 60 फाइटर जेट की जो पेमेंट रहेगी वो भारत अपनी करेंसी रुपए में करेगी, जिससे कि भारत की करेंसी रुपए को भी एक मजबूती देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर भारत को कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए? भारत को राफेल लेना चाहिए, या फिर अमेरिका का F-21 लेना चाहिए, या फिर कोई और? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अभी भारत को सिर्फ मुस्लिम देश द्वारा घेरा जा रहा था, लेकिन अभी चीन भी इस काम में पीछे नहीं है। चीन की तरफ से भी भारत के खिलाफ कदम उठा लिया गया है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा के 2 तत्कालीन पदाधिकारियों की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर चल रहे विवाद में सोमवार को चीन भी कूद गया। उसने उम्मीद जताई है इस घटना से ठीक से निपटा जा सकता है। चीन जो खुद अस्थिर सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है, उसने कहा कि वो हमेशा मानता है कि विभिन्न सभ्यताओं और धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और समान रूप से एक साथ रहना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनविन ने यहाँ चीनी मीडिया से कहा है, हमने प्रासंगिक रिपोर्टों को नोट किया है और उम्मीद है कि स्थिति को ठीक से संभाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वाग्रह को सत्याग्रह, अपनी सभ्यता और अन्य सभ्यताओं के बीच के अंतर को बेहतर ढंग से समझना और सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान, संवाद और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। वांग की ये टिप्पणियां चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। गौरतलब है कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ये टिप्पणी पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के चीन दौरे के एक दिन बाद आई है।
आधिकारिक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जनरल बाजवा ने रविवार को किंगदाओ शहर में चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष जनरल झांग युक्सिया के साथ बातचीत की है। आपको बता दें कि पैगंबर के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के बाद भाजपा ने 5 जून को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित और दिल्ली के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया था। टिप्पणी पर मुस्लिम समूहों के विरोध के बीच पार्टी ने अल्पसंख्यकों की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया वो सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देता है। वहीं पाकिस्तान में आर्थिक तंगी को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुट गए हैं। रविवार को सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और सत्ता से बाहर हुई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने देश को आर्थिक संकट में डालने के लिए एक दूसरे पर निशाना साधा। रिपोर्ट के अनुसार नेशनल असेंबली में औपचारिक रूप से बजट पेश होने के बाद सत्तारूढ़ और मुख्य विपक्षी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर पूर्व वित्त मंत्री शौकत तारीन का एक न्यूज पैकेज वीडियो शेयर किया। ये क्लिप तारीन द्वारा एक दिन पहले किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीन ने कहा था शाहबाज सरकार कह रही है कि पीटीआई के शासनकाल में देश पर कर्ज 80% बढ़ गया, जबकि ये 4 साल में 78% ही बढ़ा था। मरियम ने कहा कि आखिर शौकत ने स्वीकार कर लिया है कि इमरान सरकार ने 20,000 अरब रुपए कर्ज अपने शासनकाल में लिए। इस बीच तारीन ने कहा कि पीटीआई शासनकाल के अंतिम 2 वर्षों का आर्थिक प्रदर्शन पिछले 30 साल में सर्वश्रेष्ठ था। एक रिपोर्ट में कहा गया है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का अमेरिका विरोधी बयान और उन्हें सत्ता से हटाने के लिए अमेरिकी संयंत्र को जिम्मेदार मानना पश्चिमी देशों से पाकिस्तान का संबंध खराब होने का कारण है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश अब पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले IMF व विश्व बैंक पर निर्भर है। पाकिस्तान के बलोच छात्र के लापता होने के खिलाफ रविवार को कराची में सिंध विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रविवार को कराची प्रेस क्लब से विधानसभा तक रैली निकाली। प्रदर्शनकारी कराची विश्वविद्यालय से लापता छात्र के अपहरणों को लेकर सुरक्षा एजेंसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।